सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों की सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। आज एपिसोड नंबर 6 और 7 होने वाला है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एपिसोड 5 तक के वीडियोज़ को इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहली बार कुमार गौरव सर के 7 फेरों की सीरीज हैंड रिटेन नोट्स। एपिसोड नंबर 6, संविधान की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखिएगा, संघ शक्ति समिति और संविधान शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 6 और सदस्य थे। कितने थे? प्रारूप समिति में अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे टोटल, तो 7 सदस्य थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब भारत की संविधान समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो इसी में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यह ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर बात करें न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनीतिक। और बात करें समानता की, तो समानता कितने प्रकार का है? समानता 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक है अवसर की समानता और दूसरा है प्रतिष्ठा की समानता। तो ये 2 प्रकार के समानता हो गए, न्याय 3 प्रकार का हो गया और स्वतंत्रता 5 प्रकार का। ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और ये जो केस था, ये कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना से रिलेटेड जो संशोधन है, संविधान संशोधन, तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती केस था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो था, ये जो संशोधन हुआ था, ये सबसे बड़ा संशोधन था कह सकते हैं। और इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड है 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन में ही 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे।
अब ये प्रस्तावना पेश किया गया था, ये भी पॉइंट हो गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो संविधान संशोधन हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो यस हो सकता है। और इसमें जो केस था वो कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस। इसमें जो मतलब कितने जजों की, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो 13 जजों की बेंच बैठी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अनुच्छेद। अब देखिए प्रमुख अनुच्छेद में क्या क्या है। प्रमुख अनुच्छेद में पहला तो दे रखा है अनुच्छेद 44। ये किससे है, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो लागू होता है ये गोवा राज्य में लागू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ लागू होता है, गोवा राज्य में। अनुच्छेद 48A ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। भारत की विदेश नीति का संबंध भी अनुच्छेद 51 से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, भारत की विदेश नीति का संबंध है। अब बात करते हैं न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण, ये किस में है, ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी का उल्लेख आर्टिकल किस में है, 36 से 51 के बीच में है। और ये डीपीएसपी लिया कहां से गया है, आयरलैंड से ये डीपीएसपी लिया गया है। और इसका जो उल्लेख है किस भाग में है, भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, और ये आयरलैंड से लिया गया और इसका उल्लेख भाग 4 में है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति, नेक्स्ट पॉइंट है लोक लेखा समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। पहला तो ये है, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें टोटल। और लोकसभा से बात करें तो ये 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, और इस समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। लोक लेखा, ये जो है ना लोक लेखा समिति, इसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो श्री के.एस. मूर्ति। कौन है, के.एस. मूर्ति। श्री के.एस. मूर्ति जो है वर्तमान समय में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। और इसी से रिलेटेड एक और है प्राक्कलन समिति। बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में जो होते हैं, प्राक्कलन समिति में जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। और ये कहां से आते हैं, ये केवल लोकसभा से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लोकलेखा समिति हो गया और प्राक्कलन समिति हो गया। नेक्स्ट अगला है अध्यादेश। अब बात करते हैं अध्यादेश की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। यानी कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल क्या है, 123, और राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करते हैं तो उनके पास है आर्टिकल 213। यानी कि आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल कितना है, 72 में है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 161।
राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। वैसे ही लोगों को मनोनीत किया जाता है जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्ट यानी कला, साइंस, विज्ञान यानी, और नेक्स्ट है समाज सेवा में विशेष अनुभव हो, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, अब ये पहला था राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये है राज्यपाल से रिलेटेड, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है, तो वैसे लोगों को राज्यपाल राज्य विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चर्चा हो रही है महाभियोग से रिलेटेड। अब देखिए, महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, यानी कि महाभियोग का जो जिक्र है वो आर्टिकल 61 में है और किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार व अक्षमता है। महाभियोग का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाए, जो कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिन पर महाभियोग लगाया गया है, तो अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति जिन पर कि महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी को पता होना चाहिए। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको पता होना चाहिए। और यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। और वर्तमान समय में महान्यायवादी है कौन? तो आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी वर्तमान समय में महान्यायवादी हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवार, ये ध्यान रखिएगा, MC सीतलवार। नेक्स्ट है, महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं हो रहा है तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सरला 79, 80, 81, एक एक आर्टिकल है। 79 सांसद से रिलेटेड है और राज्यसभा से रिलेटेड है। 80 आर्टिकल 80 राज्यसभा से है और लोकसभा से क्या है? 81 है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे बलराम जाखर, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? राजस्थान से। ध्यान रखिएगा, राजस्थान से बिलोंग करते थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है।
17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, कहने का मतलब लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय। देखिए उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हरिलाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। सॉरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी और मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है 51 में। ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक संजीव खन्ना, शायद जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई थिंक ये भी चेंज हो चुके हैं। एक सेकंड में देख लेता हूं। तो वर्तमान समय में जो है ना, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वर्तमान समय में संजीव खन्ना की जगह पे अब आ गए हैं BR गवई। ये ध्यान रखिएगा, BR गवई। ये जो हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। ये ध्यान रखिएगा। तो ये संजीव खन्ना ये 51वें थे और अभी वर्तमान समय में BR गवई है, ध्यान रखिएगा। या तो देखिए BR गवई बनने वाले हैं या बन चुके हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट संजीव खन्ना का भी कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का बात हो रहा है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सत्रावसान की बात हो रही है। अब देखते हैं सत्रावसान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्र को शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है और सत्र को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। इनकी शक्तियां केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास होता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होता है, यह ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयु। राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष। अब लोकसभा में ही क्या आ जाते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष। वोट डालने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। और ये विधानसभा रिपीट हो गया, ये विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद होगा। क्या होगा? विधान परिषद के लिए होगा 30 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अब प्रमुख दिवस की बात करते हैं। तो देखिए प्रमुख दिवस में पंचायती राज दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
अब ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसका जो एक्ट था वो कौन सा था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। और ये कौन सा था? 1992 का था। ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। और एक्ट अगर पूछा जाए तो एक्ट था 73वां संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब बलवंत राय मेहता समिति किस टाइप की समिति थी? तो त्रिस्तरीय थी, ये ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति एक त्रिस्तरीय समिति थी जिसमें 3 स्तर में ग्राम, ब्लॉक और जिला आता था। मतलब जिला आता है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय समिति थी जिसमें 2 स्तर थे। 2 स्तर कौन कौन से? ग्राम और जिला, इसमें ब्लॉक का जिक्र नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है। और इसी से रिलेटेड एक और है स्वर्ण सिंह समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण सिंह समिति। ये किससे रिलेटेड है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आइए देखते हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352, 356, 360। देखिए 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात से है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 है, ये राष्ट्रपति शासन से है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लागू जब होता है, आपने सुना होगा कई बार खबरों में। वित्तीय आपात की बात करें तो 360, वित्तीय आपात। तो ये 3 तरह के अनुच्छेद हो गए और ये आपातकालीन से संबंधित है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी कि ये जो है आर्टिकल 368 ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल में वर्तमान समय में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कौन कौन सा? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब देखिए नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो ये नई पार्टी बनी है, और इसकी जो सत्ता है वर्तमान समय में ये कहाँ पे है? मेघालय में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था पीके संगमा के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? पीके संगमा के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अनुसूची की बात हो रही है। छठी अनुसूची। देखिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, यानी कि एटीएम एम, ऐसे याद कर सकते हैं। एटीएम एम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, या मिजोरम मेघालय, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इन राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। अनुसूची 10 की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
हाँ, तो इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी सूची? अनुसूची 11वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है और इस अनुसूची को संविधान के 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 12वीं अनुसूची थी और 11वीं थी, 10वीं अनुसूची थी, 6ठी अनुसूची थी। एक बार हम 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट रिवाइज करा देते हैं। देखिए, पहली अनुसूची की बात करें तो पहली है राज्य और यूटी। राज्य और यूटी। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख है। वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ का है जिक्र। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी एरिया की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में तो एटीएम इनमें जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं में है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं में भाषा का जिक्र है और ऑफिशियल लैंग्वेज है कितनी? तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में पहला संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कही गई है और इसी में भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। अनुसूची 10 की बात करें तो दल बदल बताया जा चुका है। अनुसूची 11 की बात करें तो यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुसूची 11 और 12, देखिए 11 पंचायत है तो 12 क्या हो जाएगा? नगर निगम। तो नगर निगम या कहिए नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है अनुसूची 12। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है एपिसोड नंबर 7। देखिए, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन में बात करते हैं तो उनका ईयर दिया हुआ है और अधिवेशन दिया हुआ है। वर्ष 1885 का बंबई अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, ये सब अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। बंबई अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष थे वो कौन सी अधिवेशन के थे? कलकत्ता अधिवेशन। ईयर भी पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसी को इसमें बताया गया है। 1889 बंबई अधिवेशन, अध्यक्ष वेडनबर्ग। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्ला सयानी प्रथम बार वंदे मातरम गाया। 1905 का अधिवेशन बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, विष्णु नारायण धर प्रथम बार जनगण मन गाया, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्ला सयानी प्रथम बार वंदे मातरम गाया और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, विष्णु नारायण धर प्रथम बार जनगण मन गाया। 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार। 1924 बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1925 कानपुर का अधिवेशन, सरोजनी नायडू। 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस।
1940 का अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद, और 1948 का अधिवेशन जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चाहे बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय थी, इससे पहले महिला जो थी वो 1917 की अधिवेशन में थी, एनी बेसेंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक। कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कलहण। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक। इलाहाबाद प्रशस्ति, ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति के हरिसेन। लघु जातक के वारामिहिर। पंच सिद्धांतिका के वारामिहिर। अष्टाध्यायी के पाणिनि। अर्थशास्त्र के चाणक्य। बुद्ध चरित के अश्वघोष। कल की क्लास में अगर आपने देखा होगा तो अश्वघोष जो थे ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, मैंने बताया था इसमें उपाध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। और चौथी चार बौद्ध संगतियां जो हुई उनमें कौन से पहले को के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे के अध्यक्ष और किन किन के शासनकाल में हुआ था, तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिलालेख कौन सा था, 13वां शिलालेख, और इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा युद्ध था, कलिंग युद्ध। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान की। तो देखिए, आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। इस संगठन में कुल 11 देश शामिल है, जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ते। तो ये 11 देश हैं। वर्ष 2024 में आसियान की बैठक लाओस में हुई थी और वर्ष 2025 की आसियान की बैठक मलेशिया में आयोजित होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 2025 की आसियान की बैठक कहाँ होगी, मलेशिया में, और 2024 की कहाँ हुई थी, लाओस में। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। आसियान की बात हो रही है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सती प्रथा की समाप्ति 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय 1829। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 एक्ट को कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रमुख वादक। अब ये म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। म्यूजिक में पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वादक, ये सितार मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। पंडित जसराज तबला। आर के श्रीराम कुमार वायलिन वादक। अमजद अली खां सरोद वादक। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। असद अली खां रुद्र वीणा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे और उनके वादक, मतलब जो इनको बजाने वाले थे। नेक्स्ट,
सांसद निधि। अब देखिए सांसद निधि की बात हो रही है। MPLADs, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसकी स्थापना 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय हुई थी। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकता है। इस निधि का उपयोग लोकसभा सांसद अपने लोकसभा के जो सांसद होते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी कर सकता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एपिसोड नंबर 6 और 7 समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और इसमें क्या क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है वो ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।